इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉस्ट 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजधानी देहरादून जिला न्यायालय को लगातार दूसरे दिन मिली बम की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां मौके पर है मौजूद। उत्तराखंड देवभूमि के साथ खेल भूमि बन रहा, सीएम धामी ने खिलाड़ियों को संबोधित कर चैंपियनशिप ट्रॉफी विजेताओं को किया सम्मानित। लखनऊ में कांग्रेस ने पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में महात्मा गांधी प्रतिमा पर किया सत्याग्रह, कांग्रेस ने लगाई कई गंभीर आरोप। राज्य स्तरीय मुकाबले में देहरादून टीम बनी विजेता, सीएम धामी और रेखा आर्य ने टीम को ट्रॉफी व 5 लाख रुपए का चेक किया प्रदान। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिला न्यायालय को लगातार दूसरे दिन बम से उड़ाने की ईमेल के जरिए धमकी मिली है। सुरक्षा कारणों से न्यायालय का कामकाज पूरी तरह बंद कर दिया गया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक बीते बुधवार को जिला न्यायालय देहरादून में पहली बार ईमेल के माध्यम से बम होने की सूचना मिली थी, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ। वहीं गुरुवार यानी आज फिर से इसी तरह की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है। पुलिस द्वारा तुरंत पूरे मामले की जांच की जा रही है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर सघन तलाशी अभियान जारी है। देहरादून से खेल जगत की बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के समापन समारोह में विजेता टीम को ट्रॉफी और चेक प्रदान कर सम्मानित किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। सीएम धामी खिलाड़ियों को संबोधित कर बोले, उत्तराखंड अब केवल देवभूमि ही नहीं बल्कि खेल भूमि के रूप में भी अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। पहले खेलों में भी खेल होता था, प्रतिभा उपेक्षित रह जाती थी, हमारे खिलाड़ियों को अपनी मेहनत व क्षमता दिखाने का उचित मंच नहीं मिल पाता था, लेकिन हमारी डबल इंजन सरकार ने यह व्यवस्था बदली। कोशिश कर रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों को, हमारे बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले और एक अच्छा समर्थन मिले जिसके वो हकदार हैं। पहले के समय में सचमुच अगर मैं कहूं तो इन लोगों ने खेल को खेल बनाकर छोड़ दिया था। इस समय खिलाड़ियों के पास उस समय न पर्याप्त मैदान होते थे, न प्रशिक्षित कोच होते थे, न आधुनिक सुविधाएं होती थी। हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा संसाधनों के अभाव में दम तोड़ दिया करती थी। अनेक प्रतिभाएं उस समय भी थी, वो सभी प्रतिभाएं आगे आ सकती थी अगर उनको अच्छा मंच मिला होता, अच्छा प्रोत्साहन मिला होता। अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी कमी के कारण आगे नहीं बन पाए। उनकी मेहनत और सपने व्यवस्था की अनदेखी में व्यर्थ हो गए। लेकिन हमने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी की, हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस स्थिति को हमने पूरी तरह से बदलने का संकल्प लिया। और हमने कहा कि अगर कोई भी युवा भाई बहन, कोई खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहता है, खेलों में कैरियर बनाना चाहता है, उसके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, कौशल है, तो उसको संसाधनों का अभाव नहीं होने देंगे। हम नई खेल नीति लाए और नई खेल नीति में हमने इसका प्रावधान किया। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके सतत मार्गदर्शन में खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर ध्यान दे रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड केवल देवभूमि तक ही हम सीमित नहीं रखना चाहते। अब हम देवभूमि को देश की उभरती हुई खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले वर्ष हमारे राज्य के अंदर हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में जिस प्रकार से उन खेलों का भव्य और दिव्य आयोजन यहां संपन्न हुआ, जिसने उत्तराखंड का नाम पूरे देश के अंदर बढ़ाने का काम किया। जो खिलाड़ी उत्तराखंड आए थे पूरे देश से, 10,000 से भी अधिक खिलाड़ी एक नया अनुभव उत्तराखंड का लेकर गए। और मुझे बहुत सारे स्थानों पर, जब मैं अनेक जगह पर गया, मुझे वहां के लोग मिले तो उन्होंने कहा कि जो उत्तराखंड खेलकर आपके यहां से खिलाड़ी आए थे, वो आपके राज्य की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तो वो खिलाड़ी भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर करके, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनकर आज देश के अंदर, हमारे उत्तराखंड के अंदर जो उनको अच्छा अनुभव मिला उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज हमारे स्टेडियमों, प्रशिक्षण केंद्रों और सुविधाएं अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए भी सक्षम बन चुकी हैं। इस दिशा में हमारी सरकार शीघ्र ही आगे बढ़ते हुए स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान पर भी काम कर रही है। उसके अंतर्गत 23 स्थानों पर अकादमी बनाए जाने का काम किया जा रहा है। इसके माध्यम से 920 एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी अच्छा प्रशिक्षण उच्च स्तर का प्राप्त कर सकेंगे।
जिससे खेल प्रतिभाओं को एक अच्छा मंच मिलेगा, अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा। मैं प्रदेश के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि इन अवसरों का लाभ उठाएं, खेलों से जुड़ें और अपनी प्रतिभा को नई दिशा दें। उत्तराखंड के साथ साथ भारत का नाम विश्व पटल पर स्थापित करें। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। बता दें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के साथ कथित पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सत्याग्रह किया। अजय राय ने कहा कि 17 फरवरी को विधानसभा घेराव के कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सरकार के इशारों पर उनके कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्ष को और खुद उन्हें लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। इस प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस ने अपने विरोध का संदेश स्पष्ट किया। पूरे देश की जो सबसे महत्वपूर्ण योजना मनरेगा, जिससे आम आदमी अपना जीवन यापन करता था, गरीब आदमी रोज कुआं खोद के पानी पीना और गांव के अंदर अपना जीवन चलाता था, उस योजना को पूरी तरीके से, उस कानून को पूरी तरीके से सरकार ख़त्म करना चाह रही है। और उसमें जो पहले केंद्र का अंश था 90%, 10% प्रदेश का था, उसको भी बदल दिया। और जो मनरेगा मजदूरों की मजदूरी लगभग 1 साल से बाकी है पूरे देश के लोगों की, उसको भी नहीं अभी तक दिया गया है। इन्हीं सब इश्यूज़ को लेकर शंकराचार्य का अपमान किया इन्होंने माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़ा, अनियोजित विकास के नाम पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। बनारस में तोड़ डाला, दाल मंडी को तोड़ डाला, केजीएमसी में 600 साल पुरानी मजार है उसको हटाने के लिए नोटिस दिया हुआ है। ये सारी स्थितियों को देखते हुए हम सब लोगों ने 17 तारीख को विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम रखा था शांतिपूर्ण तरीके से। उसमें प्रदेश सरकार के इशारे पर, योगी सरकार के इशारे पर हमारे कार्यकर्ताओं को, मुझे, हमारे सभी जिला अध्यक्ष को, शहर अध्यक्ष को, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लाठियों से मारा गया और ऐसे बैरिकेडिंग लगा रखा है जिसमें भाले लगे हुए हैं, जिससे लोगों को भाले पैर में धंस गए, चोट लगी। निश्चित तौर से ये बहुत विभत्स स्वरूप है इस सरकार का। ये तानाशाह सरकार दबाना चाहती है हमें। जिस गोडसे के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, आज उन्हीं गोडसे के द्वारा जिनकी हत्या की गई, हमारे महात्मा गांधी, जिन्होंने अंतिम समय में भगवान राम का हे राम करके अपने अंतिम उनकी सांसें रुकी, उनके समक्ष हम सब बैठकर आज उनसे प्रार्थना कर रहे हैं इस सद्बुद्धि दें और ये सरकार लोगों की रक्षा करे और मनरेगा की जो मजदूरी बाकी है वो दे और मनरेगा कानून जैसे हमारे समय था उस तरीके से लागू करे। उत्तराखंड के ननूर खेड़ा मिनी स्टेडियम में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 के राज्य स्तरीय मुकाबले में देहरादून जनपद की टीम विजेता बनी। विजेता टीम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने ट्रॉफी और 5 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार आउट ऑफ टर्न नौकरी, 4% आरक्षण, छात्रवृत्ति, पहले खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज जैसी पहलों से खिलाड़ियों का भविष्य मजबूत कर रही है। उन्होंने 39वें राष्ट्रीय खेलों, 2030 संभावित कॉमनवेल्थ गेम और 2036 ओलंपिक तैयारियों का भी जिक्र किया। देखिए, आज मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 का आज समापन हुआ है और मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के विजेता जो है वो देहरादून रहा है। और मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि ये मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी न्याय पंचायत से लेकर विधायक चैंपियनशिप से लेकर सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी से लेकर मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी तक पहुंचा है। इसने एक लंबी यात्रा करी है और हर न्याय पंचायत के कोने कोने तक के बच्चों ने इसमें प्रतिभाग, अंडर 14, अंडर 19 ने प्रतिभाग करते हुए आज वो राज्य स्तर पर पहुंचे। सर्वप्रथम तो सभी को शुभकामनाएं हैं और मैं समझती हूं कि इस प्रकार के आयोजन से के माध्यम से, जैसा मैंने अपने भाषण में भी कहा था कि 2027 जहां राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, 2030 जहां राष्ट्रमंडल होने जा रहे हैं, 2036 जहां ओलंपिक होंगे, तो उन सब की तैयारियों के निमित्त ये छोटे छोटे प्रयास जो है बहुत कारगर सिद्ध होंगे। और मैं समझती हूँ कि खेल का कल्चर तो अपने प्रदेश में अब बन ही गया है, क्योंकि 38 नेशनल गेम ने उस पर मोहर लगाने का काम किया है। आने वाले समय में हम ये कहेंगे फिटनेस को भी, यदि हम कहें तो स्पोर्ट्स अपने आप में फिटनेस का मूल मंत्र भी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से आशीर्वाद बच्चों को दिया है, तो आने वाला समय जो है वो खेल भूमि के रूप में जैसा जाना जा रहा है प्रतिष्ठित होगा और लोकप्रियता बढ़ेगी। बच्चे जो है अब वो हर घर से एक बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में निकलेगा। उस दिशा में विभाग और सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। पर्यटन नगरी मसूरी में माल रोड क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए नगर पालिका ने सख्त कार्रवाई की है। कसमंडा होटल मार्ग पर पटरी व्यापारियों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया और सड़क किनारे
रखा सामान भी जब्त किया गया। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन के निर्देश पर चलाए गए अभियान में लंबे समय से खड़ी जर्जर और अनुपयोगी गाड़ियों को भी हटाया गया। क्षेत्रीय सभासद जसबीर कौर की पहल पर हुई कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने साफ किया कि पूर्व में कई नोटिस दिए जाने के बावजूद नियमों का उल्लंघन जारी था। इस संबंध में पूर्व में कई समय से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कुछ ज्ञात व्यक्तियों द्वारा वहाँ पे अपना सामान रखा गया है, जिसकी वजह से सड़क जो है संकीर्ण हो गई है और लोगों को आवागमन में और जो वहाँ से वाहन जाते हैं उनकी मूवमेंट में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है। पूर्व में लोगों को अनुरोध किया गया था कि अपना सामान खुद हटा लें, लेकिन जब निरंतर निर्देश देने के बाद भी अधिकतर लोगों द्वारा अपना सामान नहीं हटाया गया, तो आज नगर पालिका द्वारा स्थानीय पार्षद के सहयोग से वहाँ पे अभियान चला करके उस पूरे जगह को जो है साफ कर दिया गया है और जो भी पूरा सामग्री वहाँ से जब्त की गई है वो नगर पालिका में जमा करा दी गई। जी बिल्कुल, इनमें कुछ ऐसे भी पटरी व्यापारी शामिल थे जिनका सामान कसमांडा वाले मार्ग पर रखा गया था और उनको नगर पालिका द्वारा पूर्व में ही स्थान आवंटित कर दिया गया है। तो उनका जो सामान है वो वर्तमान में नगर पालिका लाया गया है और जब भी वो चाहेंगे उस सामान को जो चिन्हित वेंडिंग जोन है वहाँ पे हस्तांतरित कर दिया जाए। संबंध में पूर्व में कई बार विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हैं जो बहुत लंबे समय से कंडेम पड़ी है। पुलिस प्रशासन ने भी इसमें पूर्व में कार्रवाई करी थी, लेकिन जगह का स्थान का अभाव होने के कारण वो गाड़ियाँ वर्तमान तक नहीं हट पाई थी। लेकिन आज नगर पालिका द्वारा हमारा जो टाउन हॉल के नीचे जगह स्थित है वहाँ पर साफ सफाई करा के पूरी जगह को खाली कराया गया और जो भी गाड़ियाँ वहाँ से डंप करी गई हैं वो सब नगर पालिका टाउन हॉल के अपने स्टोर में जमा की। मसूरी में आगामी फायर सीजन से पहले वन विभाग ने जंगल में भीषण आग की काल्पनिक सूचना पर मॉक ड्रिल आयोजित कर तैयारियों का जायजा लिया। सूचना मिलते ही वन विभाग, स्थानीय प्रशासन, आईटीबीपी, नगर पालिका, फायर सर्विस और पशु चिकित्सकों की संयुक्त टीम मौके के लिए रवाना हुई। डीएफओ अमित कुमार ने बताया कि फॉरेस्ट फायर को डिजास्टर की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए विभागों के बीच समन्वय, रिस्पांस टाइम और उपकरणों की कार्यक्षमता जांच के लिए अभ्यास किया गया। ये आज हमारे फॉरेस्ट फायर क्योंकि एक डिज़ास्टर के रूप में चिन्हित हैं, तो इसके प्रिपरेटनेस और रिस्पांस जो है उसको चेक करने के लिए आज जो है मसूरी में ये मॉक फायर ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 11:20 पे हमको जो है एक प्राइवेट एस्टेट है उसमें जो है आग की सूचना मिली, जिसके बाद समस्त विभाग जितने लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस, मेडिकल, बाकी फॉरेस्ट तो है ही और भी नगर पालिका और सभी विभाग जो हैं यहाँ पे मौके पे हैं और जो है क्विक रिस्पांस के तौर पे जो है जो हमारी टीम्स हैं, जो हमारे फील्ड टीम्स हैं, उनके द्वारा जो है तुरंत साइट की तरफ जो है वो जाया जा रहा है और जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आग को जो है तुरंत जो है वो काबू कर लिया जाएगा। और इसमें जो हमारे लिमिटेशंस हैं या हमारे रिस्पांस टाइम है उसका भी जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है कि जो है क्या इसमें कमियां रहीं और क्या जो है रिस्पांस टाइम रहा, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग जो है आज काम कर रहे हैं। जी, क्योंकि मॉक ड्रिल जो है रियल फायर फाइटिंग जब भी एक्सरसाइज होती है तो मॉक ड्रिल एक उसकी प्रिपरेडनेस जो है उसमें दर्शाती है, क्योंकि हमारे जो फायर टूल्स हैं वो भी क्योंकि फायर सीज़न में ही यूज़ होते हैं और बाकी विभाग भी जो हैं उनके पास आवश्यक उपकरण हैं या जो है अगर उनमें कोई सुधार की ज़रूरत है तो उसका भी पता जो है मॉक ड्रिल के टाइम पे लगता है। और साथ ही रिस्पांस टाइम, क्योंकि रिस्पांस टाइम अगर किसी भी इंसिडेंट को कंट्रोल करने में कम होगा तो उसको काबू करना जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो रिस्पांस टाइम पे हम जो है इस बार थोड़ा फोकस कर रहे हैं ताकि जो है हमारा रिस्पांस टाइम मिनिमम रहे और जो है जल्दी से जल्दी जो है आग पे काबू पाया जाए। और जिसका इम्पैक्ट जो है, क्योंकि आग कई बार जो है आबादी के भी बहुत पास आ जाती है और इससे आबादी को भी खतरा होता है, तो इसमें जो है जितना जल्दी उसे कंट्रोल किया जाए, रिस्पांस टाइम को कम से कम रखा जाए, वो आज जो है हम इसका भी अध्ययन कर जो है इसमें क्योंकि अभी हमारा प्री फायर सीज़न चल रहा है, तो जो हमारी फायर सीज़न से पहले जो तैयारियां होती हैं उसमें ग्रामीणों के साथ बैठ के जो है ग्राम स्तर पे गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं क्योंकि आज जो है जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ जो हैं इस मॉक एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं उनके माध्यम से भी एक जो है ये संदेश भी जो है वो दिया जा रहा है कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि कई बार आग जो है वो जानबूझ के भी लगाई जाती है, लेकिन कई कार जो है लापरवाही से भी ये लगती है। तो आज इस मॉक ड्रिल के उद्देश्य से एक जागरूकता भी जो है फैलाई जा रही है। बाकी जो है हमारा जो ग्राउंड लेवल है, ग्राम स्तर है, उस पर जो है गोष्ठियाँ लगातार जो है उसका प्रोसेस भी जो है वो चल रहा है और जो है इसमें गाँव वालों की इन्वॉल्वमेंट के साथ ही जो है
हम लोग इसको कोऑर्डिनेट वे में ही जो है काबू आग पे पा सकते हैं। क्या सर फायर सीजन से अभी ये इनिशियल मॉक ड्रिल है, क्योंकि हमारे फायर सीज़न की शुरुआत जो है 15 फरवरी से हो जाती है, प्री फायर सीज़न की। तो अगर आगे भी आवश्यकता होगी या हमें लगेगा कि रिस्पांस टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसे कम करने की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पे जो है दोबारा भी इस तरह की मॉक ड्रिल्स जो है वो आयोजित की जाएगी। मथुरा में रात करीब 9 बजे 4 युवक एक गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे, जो सीमेंटेड टंकी से टकराकर पलट गई। हादसे में सभी की मौके पर ही मौत हो गई है। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि गाड़ी मोड़ पर नियंत्रित खो बैठी और लगभग 5 से 6 मीटर गहरे नाले में गिर गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने युवकों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि पुलिस हादसे की पूरी जांच कर रही है। जनपद मथुरा का एक ये थाना मोगर्रा पड़ता है। वहाँ पर एक ये नगला देविया गांव है। वहाँ पर एक गोवर्धन की तरफ से जो डीग को बाईपास रोड जाता है, उस पर शाम को करीब 9 बजे ये 4 नवयुवक, एक फ्रॉन्क्स गाड़ी है उस पर सवार होकर के जा रहे थे। आगे मोड़ था, संभवतः रफ्तार में गाड़ी थी, ये मोड़ नहीं देख पाए हैं, तो सीधी गाड़ी चली गई है। वहाँ एक टंकी रखी थी सीमेंटेड, वो टंकी में गाड़ी टकराई है, टंकी टूट गई है और फिर गाड़ी पलट गई है। एक 5-6 मीटर का कैनाल है, उस कैनाल में गाड़ी पलट के चली गई है। तत्काल जो वहाँ पर ग्रामीण थे, उन लोगों ने गाड़ी को पलट करके जो भी लोग थे उनको निकाला, लेकिन तब तक उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस को सूचना मिली। पुलिस सूचना मिलते ही थाना गोवर्धन, थाना मोगर्रा की पुलिस मौके पर पहुंची और फायर की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। ट्रैफिक के लोग क्रेन लेकर के पहुंचे और वहां से रेस्क्यू किया गया है। सभी शवों को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो गाड़ी है उसको वहां से निकाल लिया गया है। अभी इसमें पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। जो नवयुवक थे उनकी शिनाख्त हो गई है। ये थाना महावन के प्रेम नगर मोहल्ला है, वहाँ के रहने वाले हैं, जिनका नाम है राहुल, मोहित और अमित, और ये एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गोवर्धन की तरफ से डीग की तरफ जा रहे थे। हरिद्वार के नवोदय नगर में अवैध कॉलोनी काटे जाने गंभीर मामला सामने आया है। शासन प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए बिना अनुमति प्लॉटिंग किए जाने की चर्चा पूरे इलाके में गर्म है। प्रशासन की खामोशी ने पूरे मामले को और भी संदिग्ध बना दिया है। दरअसल स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना मानचित्र स्वीकृति और जमीन की वैधता स्पष्ट किए प्लॉट बेचे जा रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार ठगी का शिकार हो रहे हैं। हरिद्वार में अवैध कॉलोनियों का मामला नया नहीं है, लेकिन इस बार खुलेआम हो रही प्लॉटिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी पर टिकी है कि वह गोरखधंधे पर सख्त कार्रवाई करेगा या नहीं। रामनगर के पुचरी क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 5 साल की मासूम बच्ची की कूड़ा वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई है। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि ग्राउंड के पास खेल रही 5 वर्षीय आलिया अचानक कूड़ा वाहन की चपेट में आ गई। सिर पर गंभीर चोट और अत्यधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने शव को घर के बाहर रखकर प्रदर्शन किया और पुलिस ने तीखी नोकझोंक भी हुई है। ये टेम्पो वाला इरफान नाम का टेम्पो है, इरफान कवाड़ी, उसका टेम्पो आया था, उसने देखा नहीं, कुछ नहीं, उसने इस पे चढ़ा दिया और वही लेकर आया सर, वही लेकर आया और भाग गया। वो चला गया, वो वही लेकर आया था। पुलिस आई सर, अभी आई है पुलिस 10-15 मिनट। वो कह रहे हैं एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है। हाँ। आलिया नाम है। कितने साल का है? ये 5 से 6 साल की होगी, लगभग 6 साल तक की है सर। जैसे पता लगा कि हाथों हाथ ही खत्म हो गई, हाथों हाथ इसके ऊपर चढ़ गया टेम्पो, हाथों हाथ ही खत्म हो गई है। कहाँ पे हुआ है ये? यहाँ कूड़ा डालने आ गए, यहाँ हुआ सर, पूछड़ी सर। हाँ, यहाँ ये बच्चे खेलते कूदते हैं। यहाँ पे इरफान कवाड़ी का टेम्पो आया, बहुत तेज सर, पता ना साथ नशा कर रखा था, क्या कर रखा था उस लड़के ने, ये नहीं मालूम। वही लड़का लेकर आया यहाँ पर उठा के, हमें तो मालूम भी नहीं है। और कचरे की गाड़ी भरी भी, अब एक जमीन करके हमें खाली करवाने, पहले अतिक्रमण करके खाली करवा दिया और कुछ बच रह गए हैं तो तोड़ फोड़ करने के चक्कर में तो उन बच्चों को जान से मार दिया। क्या नाम है? आलिया।
शायद 5 साल की तरह 6 साल की है वो। हमारे पास नंबर है, उसकी नानी ने पाला, माँ बाप भी नहीं है ना, नाना है उसके। समाजवादी पार्टी के नेता संग्राम सिंह यादव ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। संग्राम सिंह यादव ने कहा कि उप मुख्यमंत्री को शंकराचार्य से जुड़े कथित विवाद पर बोलने में समय लगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उसी दिन ट्वीट करके स्पष्ट किया था कि संगम के किनारे एक अधिकारी शंकराचार्य से अनुचित तरीके से सर्टिफिकेट मांग रहा था। देखिए, किसी को भी अच्छा नहीं लगा, उन्हें बोलने में समय लग गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उसी दिन ट्वीट करके कहा कि एक शंकराचार्य संगम के तट पर एक अदना अधिकारी नायब तहसीलदार उनसे शंकराचार्य का प्रमाण पत्र मांग रहा था। ये कहीं से भी उचित नहीं था कि एक शंकराचार्य से इस तरह की बातें कही जाए। लेकिन योगी जी अहंकार में सत्ता चलाते हैं, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए सत्ता चला रहे हैं। एक संत संगम के तट पर इस इंतजार में थे कि कोई आएगा, और बहुत सिंपल मांग थी कि कोई अधिकारी आकर के खेद व्यक्त कर दे कि जो उनके साथ व्यवहार हुआ है अच्छा नहीं है। लेकिन एक भी अधना अधिकारी भी सनातन के इतने बड़े शंकराचार्य से खेद व्यक्त करने नहीं गया। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सनातन है वो मुट्ठी भर लोगों के लिए है। इसलिए जो आज डिप्टी सीएम ने बयान दिया, आखिर वो इतना दिन उन्हें क्यों लग गया? और डिप्टी सीएम को लगता है कि शंकराचार्य के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।